हेलो, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ आस्क डॉक्टर आर.वी. शो। इस शो में हम बात करते हैं जो भी सवाल पूछे जाते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर या किसी भी चैनल पर, सोशल मीडिया चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, ये सारे सवालों को हम लेते हैं और उनके सिस्टमैटिकली जवाब देके आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज के सवाल ज़्यादातर है पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। ये आज के बेसिक 3 सवाल जो पैनक्रियाटाइटिस के बारे में है, इसके बारे में हम एक एक करके जवाब देंगे। देखते हैं कि पहला सवाल किसका लिया जाता है। आज है पहला सवाल मिस्टर एम डी ममून फ्रॉम बांग्लादेश। दिस इज मिस्टर एम डी ममून फ्रॉम बांग्लादेश। Mr. M.D. Mamoon says, Sir, my angular pancreatitis. What is my treatment operation? थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, बट इतना क्लियर है कि इनको एंगुलर पैनक्रियाटाइटिस है एंड इनका ट्रीटमेंट ऑपरेशन, मतलब ट्रीटमेंट का क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन कैसे होता है। साथ में इन्होंने लिखा है कि इनका जो पैनक्रियाटाइटिस है क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रियाटाइटिस है। चलिए आज बात करते हैं कि क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रियाटाइटिस। मैं बता दूं आपको, क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रियाटाइटिस एक सबसे कॉमन तरह का क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है। आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों को क्रॉनिक कैल्सिफिकेशन होता है। एक तो कैल्सिफिकेशन और कैलकुलस फॉर्मेशन, दोनों चीजें इनमें होती है, और इसके कारण आप देखेंगे अगला जो डैमेज होता है वो है जो पैनक्रियाटिक डक्ट है उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, वहां पर ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये है कि इसका सिर्फ एक ही उपाय होता है, ऑपरेशन। मतलब वो ट्यूब को स्टेंट लगा दो तो ये सर्जरी, या फिर इससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो विपल्स सर्जरी, ये एक सर्जरी मानी जाती है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कितना भी स्टेंटिंग कर ले, स्टेंटिंग इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। जी हाँ, जहां पर स्ट्रक्चर आ गया है वहां आपने स्टेंट डाल दिया तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन हो जाएगा टेम्पररी, लेकिन बाकी डक्ट में यहाँ स्ट्रक्चर था, अब यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर तो कहीं भी बन सकता है। स्टेंटिंग ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं करने वाला। चलिए मैं थोड़ा सा कैल्सिफिकेशन के बारे में बता दूं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि कैल्सिफिकेशन एक ही सीवियरिटी का हर जगह होता है। ये गलत है। जैसे कि किडनी स्टोन अगेन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन से बन सकता है, लेकिन क्या सभी किडनी के स्टोन एक जैसे स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। आपको लगता होगा कि सारे स्टोन एक जैसे होते हैं, लेकिन एक जैसे स्टोन्स नहीं होते। स्टोन्स कभी कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, कभी कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, कभी यूरिक एसिड और यूरेट्स के होते हैं, कभी सल्फर स्टोन्स भी होते हैं। ऐसे वेराइटी ऑफ जो स्टोन्स होते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी, इनकी डेंसिटी, इनकी स्ट्रेंथ, इनका हार्डनेस अलग अलग होता है, और यहीं पर सबसे बड़े सक्सेस का राज छुपा हुआ है। अब आते हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में, क्रॉनिक कैलकुलस पैनक्रियाटाइटिस में जो कैल्सिफिकेशन होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात और आपके लिए जरूरी बात यह है कि ये जो कैल्सिफिकेशन है ये परमानेंट पत्थर नहीं होता। Yes, it can get reversed, it can get changes with the metabolic changes happening in the body। मतलब शरीर में अगर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं तो ये स्टोन भी चेंज होता है। आप कहेंगे कैसे? चलिए वापस किडनी की तरफ चलते हैं। किडनी की तरफ इसलिए कि किडनी स्टोन के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, कुछ गलत चीजें भी पता है और कुछ सही चीजें पता है। काफी लोगों ने सुना होगा कि किडनी स्टोन गल जाते हैं। अब ये कैसे गलते हैं, अब ये कैसे डिसॉल्व होते हैं? आपको बता दूं, प्योरली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ये नहीं डिसॉल्व होते, ये गलते नहीं है। और जो नॉर्मल होते हैं, जो ऑक्सलेट प्लस फॉस्फेट, ये कभी कभी डिसॉल्व हो सकते हैं। डिसॉल्व कैसे होंगे? सिंपल, जिन कारणों ने इनको तैयार किया है, अगर वो कारण बदल जाए तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कोई भी स्टोन दिखता है तो स्टोन का इलाज नहीं करना चाहिए, ये पूछना चाहिए ये स्टोन आया कहां से, ये स्टोन आया क्यों। आपको अगर 2 चीजों का जवाब मिल गया कि स्टोन क्यों आया और कहां से आया, तो उन कारणों का इलाज कीजिए, स्टोन चला जाएगा। चलिए मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अगर आप नॉर्मल है, अभी कोई स्टोन नहीं बन रहा है,
राइट। फिर अचानक स्टोन क्यों बनता है? क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म में अंदर के केमिकल रिएक्शंस में ऐसा कुछ बदलाव आता है कि वहां पर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। अब जो भी बदलाव आया जिस कारण से ये कैल्शियम ऑक्सलेट वहां डिपॉजिट हुआ, सपोज वो बदलाव रिवर्स हो गया तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट नहीं होगा, और अगर हार्ड नहीं हुआ है तो ये वापस डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आमतौर पर आप जानते हैं कि कुछ चीजें जो एसिडिक एनवायरनमेंट में बनती है, अल्कलाइन वातावरण बना दो तो ये गायब भी हो जाती है। सो ऐसी ही फैसिलिटी होती है पैनक्रियास के लिए भी और काफी सारे किडनी स्टोन में, कि अगर हम इंटरनल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सके तो ये स्टोन्स डिसॉल्व हो सकते हैं, ये कैल्सिफिकेशन भी डिसॉल्व हो सकते हैं। और अनुभव ये है कि पैनक्रियास के स्टोन्स ये डिसॉल्व होने वाले स्टोन से रिवर्स होने वाला केमिकल रिएक्शन होता है। सो क्रॉनिक कैल्कुलस पैनक्रियाटिस रिवर्सिबल है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बहुत लोग होता है। लेट मी टेल यू गाइज, ये रिवर्सिबल है। ये ऐसा पत्थर नहीं है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को आप चेंज कर दीजिए और ये चेंज हो सकता है। अब केमिकल रिएक्शंस को चेंज कैसे करना, ये अपने आप में एक बड़ा साइंस है। हम इसे करते हैं जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन के द्वारा। जी हाँ, सही सुना आपने, जेनेटिकल टारगेटेड मेडिसिन ये कॉज पर आधारित होती है, स्टोन पर नहीं। तो आप कहेंगे सर क्रोनिक कैल्कुलस पैनक्रियाटिस है, स्टोन कैल्कुलस इतना है या कैल्सिफिकेशन इतना है, इससे आपको इलाज में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमें फर्क पड़ता है कारण क्या है, वो जो मेटाबॉलिक चेंजेस हुए उसके कारण क्या है, इससे फर्क पड़ता है। और जैसे ही कारण को पता करते हैं ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं। इसलिए हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे पैनक्रियास के पेशेंट है। आज भी देखा आपने सारे सवाल पैनक्रियास के बारे में है। सो ये था सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और फ्रॉम बांग्लादेश मिस्टर एमडी ममूम। मिस्टर एमडी ममूम, अगर आपको फिर भी लगता है कि और कुछ सवाल है तो आप जरूर इसे यूट्यूब पर या फेसबुक पर पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये इंटरेस्टिंग सवाल है मिस्टर संजीव कुमार स्वामी का। कैन डायबिटीज लीड टू क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस? मिस्टर संजीव कुमार स्वामी पूछते हैं कैन डायबिटीज लीड टू क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस? इंटरेस्टिंग इसलिए, डायबिटीज आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब इनफैक्ट भारत हमारा देश ये पूरे दुनिया का डायबिटीज कैपिटल है। ओ माय गॉड, इतने सारे डायबिटीज पेशेंट है। और सवाल है क्या डायबिटीज पेशेंट पैनक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है या डायबिटीज के पेशेंट में पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है? जी हाँ, दोनों ही संभावना है। डायबिटीज के कारण कोई भी इन्फेक्शन बढ़ता है, आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ती है डायबिटीज के कारण। और जैसे जैसे डायबिटीज इन्फेक्शन कॉज करता है, स्किन में हो या ब्रेन में हो, कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन ऑब्वियसली पैनक्रियाज में भी हो सकता है। जनरली हम मानते हैं कि पैनक्रियाज में दो बाजू है, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स का काम होता है जो डायबिटीज होता है उसका संबंध बीटा सेल्स से होता है। अल्फा सेल्स का एंजाइम डाइजेशन और जो डाइजेशन की एक्टिविटीज है इसके साथ अल्फा सेल्स का रिलेशन होता है। और साथ में अल्फा सेल्स कुछ और सीक्रेट भी करते हैं, ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं। सो बीटा सेल्स का डिसफंक्शन से डायबिटीज होता है। अल्फा सेल्स के और एंजाइमेटिक जो सेल्स है, पैनक्रियाटिक एंजाइमेटिक सेल्स, उनके डिसफंक्शन से पैनक्रियाटिस होता है। लेकिन ये डायबिटीज का जो बीटा सेल में जो प्रॉब्लम है, क्या ये डायबिटीज मतलब पैनक्रियाज में फैल सकता है? जी हाँ, फैल सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर डायबिटीज में तो बीटा सेल्स को काफी बार ऑटो इम्यून डिसीज माना गया है। जी हाँ, आप अगर अल्फा साइड में देखेंगे तो भी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस कैन बी अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड ऑटो इम्यून। सो एक ही ऑर्गन है पैनक्रियाज। डायबिटीज अगर बीटा सेल्स को इन्वॉल्व कर रहा है मतलब आप तो डायबिटीज को लेके बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, आपके पैनक्रियाज को डायबिटीज नाम की बीमारी नहीं हुई है। आपके पैनक्रियाज को डायबिटीज नाम की बीमारी नहीं हुई है। डायबिटीज तो आपने नाम दिया है। डायबिटीज ये आपने दिया हुआ नाम है।
लेकिन पैनक्रियास को तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम ने अटैक किया है। अब वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम क्यों सिर्फ बीटा सेल्स को अटैक करेगा, क्यों अल्फा सेल्स को अटैक नहीं कर सकता? इसका कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज अगर ऑटो इम्यूनिटी कहीं पर भी है शरीर में, वो कहीं भी दूसरी तरफ अटैक कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल, छोटे छोटे बच्चों को थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडीज बनती है वो सीधा हार्ट के वॉल्स पर इफेक्ट करती है, और फिर होता है रूमेटिक हार्ट डिसीज। इसी तरह से जो एंटीबॉडीज ने हम पे अटैक कर दिया, वैसे ही जब हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है, फिर वो आज शायद बीटा सेल्स को इफेक्ट कर रही है, कल अल्फा सेल्स को करेगी, परसों शायद हार्ट को, ब्रेन को, और कहीं भी कर सकती है, मसल्स को कर सकती है। सो ऑटो इम्यूनिटी और जेनेटिक प्रॉब्लम अगर है, वो कहीं भी इफेक्ट कर सकता है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग यहाँ क्वेश्चन है, जो पैनक्रियास, जो डायबिटीज में डैमेज है और जो पैनक्रियास में डैमेज है, ये कंप्लीटली अलग तरह का डैमेज है। ध्यान से सुनिएगा, डायबिटीज में डैमेज अलग तरह का है, पैनक्रियास में डैमेज अलग तरह का है। फिर आप कहेंगे सर क्या सही में एक ही कारण से ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, डिसीज ये डिस्ट्रक्शन है। डिसीज मतलब फंक्शंस का कमजोर होना। तो डिसीज फंक्शंस को कम करेगा। फिर सेल्स कौन से है, ये डिसीज के लिए कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर मेरे हाथ में कोई पत्थर है और मैं पत्थर कांच पे फेंकता हूँ, आवाज अलग होगी। वही पत्थर मैं लकड़ी पे फेंकता हूँ, प्लाईवुड पर फेंकता हूँ, आवाज अलग आएगी। वही मैं किसी लोहे के पत्रे पर फेंकता हूँ तो आवाज अलग आएगी। राइट? सो आवाजें अलग अलग आएगी, लेकिन पत्थर तो एक ही है। वैसे वही बीमारी, एक ही बीमारी 4 अलग अलग ऑर्गन पे काम करती है, और अनफॉर्चुनेटली हम ये चारों अलग अलग ऑर्गन्स पे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसे बीमारी समझ बैठते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेडिकल साइंस आज फेस कर रहा है। इफेक्ट्स को बीमारी समझ रहा है, कारण को ढूंढ ही नहीं रहा, और इसलिए आपको लगता है कि ये बीमारी आसानी ठीक नहीं होती, क्योंकि आप तो इफेक्ट में बिजी है। आप किडनी में इन्वॉल्व हुआ तो कहते हैं किडनी फेलियर, पैनक्रियास बीटा सेल में आया तो कहते हैं डायबिटीज, अल्फा सेल्स में और एंजाइम्स की में प्रॉब्लम आया तो कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस, और फिर कहीं और आ जाए तो कहते हैं कैंसर। ये सारे रिजल्ट और इफेक्ट्स है, ये बीमारियां नहीं है। ये ह्यूमन बीइंग ने, ये डॉक्टर्स ने, ये मेडिकल साइंस ने अपनी सहूलियत के लिए दिए हुए नाम है। सहूलियत मतलब ताकि वो डायग्नोस कर सके, ताकि वो इनके बारे में स्टडी कर सके। लेकिन असलियत में ये बीमारियां नहीं है, ये साइंस और सिम्टम्स है जिनको नाम दिया गया। अगर इस बात को आप समझ लेंगे तब आपको ध्यान में आएगा, अरे हाँ, क्योंकि पत्थर अगर कांच पर मारा तो आवाज अलग आएगी, उसको हमने अलग डिसीज का नाम दे दिया, और लोहे के पत्थर पे मारते हैं तो आवाज अलग आएगी, उसे हमने अलग डिसीज नाम दिया है। लेकिन क्या सही में ये डिसीज है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ रिजल्ट है, ये इफेक्ट्स है, ये डायग्नोसिस दिया गया है ताकि मेडिकल साइंस इसे किताबों में लिख सके और स्टडी कर सके। इलाज करने के लिए आपको और गहराई में जाना चाहिए, और गहराई में जाना यही इसका एकमात्र उपचार है। चलिए मिस्टर संजीव कुमार स्वामी, आपका जवाब तो हमने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल मिस्टर सायन मैती का है, और सायन मैती कहते हैं कि सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। थैंक यू सायन फॉर आस्किंग दिस। इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट सवाल है। सो सायन पूछते हैं, हाउ द इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास गोज टू नॉर्मल। चलिए मैं बता दूं आपको, सायन मैती के पापा हमसे जुड़े हुए पिछले कुछ महीनों से, और उनका सीवियर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का इन्फेक्शन ऑलरेडी सब ठीक हो चुका है, एंड ही इज एन सरप्राइज। वो सरप्राइज में है, शॉक में है। उनका दूसरा कमेंट में दिखाऊंगा आपको, तो उन्होंने लिखा है, सर आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक कि मेरे पापा का सीवियर पैनक्रियाटाइटिस कैसे पूरी तरह ठीक हो चुका है, एंड देयरफॉर ही इज आस्किंग दैट क्वेश्चन। सो साइंस सबसे पहले आपके पापा को और आपको मुबारकबाद कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस जैसा सीवियर प्रॉब्लम जो सब जगह इनक्यूरेबल कहा जाता है, आप पहले ही ठीक कर चुके हैं। राइट? सो आपके पापा ने बहुत अमेजिंगली हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। लेकिन आज आपको सवाल है कि सर ये जो इन्फ्लेमेशन जो सब जगह बताया गया है ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक कैसे हो गया? राइट? चलिए, सबसे पहला ये सवाल मैंने क्यों कहा इंटरेस्टिंग है, दिखने में तो सिंपल है, राइट? लेकिन इन्फ्लेमेशन को बीमारी समझने वाले इस मेडिकल वर्ल्ड के लिए ये सबसे बड़ा क्या कहूँ मैं,
मतलब सबसे बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट रहेगा, सबसे बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट रहेगा, इन्फ्लेमेशन बीमारी नहीं है। जी हाँ, इन्फ्लेमेशन बीमारी नहीं है, इन्फ्लेमेशन बीमारी का नाम नहीं है, और इन्फ्लेमेशन किसी भी सूरत में डायग्नोज बीमारी के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। पता है क्यों? बिकॉज इन्फ्लेमेशन ये हमारे बॉडी के डिफेंस का पहला स्टेप है। जी हाँ, मुझे पता है आपको आश्चर्य हो रहा होगा, सो गूगल पर जाइए और लिखिए, देखिए वहां पर स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन और हाउ द डिफेंस सिस्टम वर्क्स। तो जब भी आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, सो आपकी डिफेंस सिस्टम एक्टिव होती है, और ये एक्टिव कैसे होगी? इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके। ठीक वैसे ही जैसे फीवर को पूरी दुनिया बीमारी समझती है, लेकिन असलियत में फीवर हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम का रिएक्शन है, वैसे ही इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी का डिफेंस का फर्स्ट स्टेज है। सो आप इन्फ्लेमेशन को बीमारी लेबल नहीं कर सकते, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, जब भी इन्फ्लेमेशन आता है, आप सोचते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज मींस पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिसिस अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट इज कार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस इज मेनिंजाइटिस। लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम का रिस्पॉन्स है, बीमारी इसके पहले है। जी हाँ, बीमारी इनविजिबल है, आपको पता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, चलिए और थोड़ा सिंपल कर देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सपोज एक पर्सन को फोन आता है, किसी पर्सन का फोन आता है, और वो धमकी दे रहा है कि हम आपकी पूरी फैमिली को किडनैप कर लेंगे या मर्डर कर देंगे। अब ये फोन कॉल एक्चुअली इज इनविजिबल, मतलब आप उसको देख नहीं सकते, पर्सन का नाम पता नहीं है, नंबर भी सपोज ऐसे नंबर से आया, हिडन नंबर से आया, वो नंबर ब्लॉक करने का सिस्टम आता है। सो कोई ट्रेस नहीं, आपके पास किसी का फोन आया, कुछ आया, लेकिन ये पर्सन तो परेशान हो गया, इसके चेहरे पर सारा दिखना शुरू हो गया। तो क्या आप कहेंगे कि आज ये डिप्रेस्ड है? यही गलती करते हैं, आज ये डिप्रेस्ड है डिप्रेस्ड, बट ये बीमारी नहीं है, बेसिक बीमारी वो एक इनविजिबल कॉल है। क्या उसको टेस्ट किया जा सकता, ट्रेस किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता। इसलिए जब भी आप इन्फ्लेमेशन का स्टडी करें, तो इन्फ्लेमेशन को बीमारी समझेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। इन्फ्लेमेशन तो रिजल्ट है, किसी चीज का रिजल्ट है, उसके कारण को ढूंढिए। अब आप कहेंगे सर फिर इन्फ्लेमेशन होता कैसे है? दैट इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इन्फ्लेमेशन होने के लिए सबसे पहले कुछ इम्यूनिटी कम होने वाले रीजंस होना, मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो तो इन्फेक्शन आता है, फिर इन्फ्लेमेशन होता है। तो पहला कारण इम्यूनिटी कम हुई, वो क्यों हुई वो पता कीजिए। सो हम जो इलाज करते हैं, हम इन्फ्लेमेशन का इलाज नहीं करते, हम इन्फ्लेमेशन को डिस्ट्रक्टिव रूप देने से बचाते हैं, और इन्फ्लेमेशन जिस कारण से हुआ उसको सॉल्व करते हैं। अब इन्फ्लेमेशन होने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में आता है जीन्स की टेंडेंसी। जी हाँ, जब आप पैदा होते हैं तो आपके बॉडी में कुछ खास तरह के कमजोरियां रहती है। जैसे कुछ लोगों का आपने भी सुना होगा, इसका ना लीवर थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए कुछ भी हुआ तो इसका डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, इसका थोड़ा पता नहीं, थोड़ा सा भी टेंशन है ना, इसका हेडेक हो जाता है। तो आपके ये ऑर्गन्स थोड़े से वीक है बाकी लोगों की अपेक्षा। कुछ लोगों को थोड़ा सा खा पी लो तो डाइजेशन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ये जब ये इस तरह की जो चीजें हैं, आप किसी ना किसी ऑर्गन या सिस्टम की कमजोरी लेकर पैदा होते हो, और ये जो कमजोरी लेकर पैदा होते हो ये आपके जीन्स में स्टोर्ड होती है। दूसरी बात, जो भी चीजें हाँ जीन्स में स्टोर्ड होती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर आता है आपके माइंड से। जी हाँ, आपने काफी बार देखा होगा कि जितना भी ये हेडेक हो, हेडेक का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। अब कहेंगे सर अब हेडेक के अलावा कुछ बताइए। ओके, अस्थमा में ट्रिगर, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर दिया गया है माइंड का। आप देखिए, स्ट्रेस कैन कॉज माइंड, स्ट्रेस कैन कॉज स्किन इन्फ्लेमेशन, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस, जितने भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारियां हैं सभी में सबसे बड़ा ट्रिगर है माइंड। एंड माइंड कैन बी द वेरी डेंजरस ट्रिगर। आपने देखा होगा कि कभी मम्मी बच्चों को डांट देती है तो बच्चे का पेट दुखता है, और हम कहते हैं बच्चा नाटक कर रहा है। बच्चा नाटक नहीं कर रहा है, ये जो
जो माइंड पे इम्पैक्ट हुआ उसने वो सेटअप कर दिया, प्रोसेस सेट कर दिया इन्फ्लेमेशन की, इसलिए बच्चे को भी पेट दर्द हो रहा है। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि एग्जाम के पहले फीवर आता है। कैसे आता है फीवर? क्या वो जानबूझकर फीवर लाते हैं? जी नहीं, वो जो एग्जाम का स्ट्रेस है, स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ ट्रिगर फॉर इन्फ्लेमेशन। सो माइंड और जीन्स ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है इन्फ्लेमेशन के ट्रिगर बनने के लिए और बेसिक कॉज बनने के लिए। यहां पर कुछ गड़बड़ है तो आपको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, आप इन्फ्लेमेशन पे ध्यान मत दीजिए, आप इन दोनों चीजों पर ध्यान दीजिए। कोई एक अच्छा होम्योपैथ, कोई भी अच्छा होम्योपैथ ये समझ सकता है कि इन्फ्लेमेशन के कारण होंगे, बिना कारण के तो वैसे भी कुछ नहीं होता। हम 5वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सडनली पता नहीं हम मेडिकल साइंस में क्यों भूल जाते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। सो अगर हम कॉज पर ध्यान देते हैं तो इन्फ्लेमेशन गायब हो जाएगा और पैनक्रियाज आपका एज गुड एज नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, यहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 लाइन में बताऊंगा। एक लीवर फेलियर का पेशेंट था जिसका लीवर कंप्लीटली खराब हो चुका था, एट्रोफी हो चुका था। हमने उसके सिर्फ कारणों पर काम किया और आज लीवर कंप्लीटली नॉर्मल है। पहले उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट बताया गया था, हमारी मेडिसिन से और ट्रीटमेंट से बिना लीवर ट्रांसप्लांट के वो वैसे ही कंप्लीट नॉर्मल लीवर, फिर से नया लीवर तैयार हो गया। सो दिस इज अमेजिंग एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। आपको कोई भी सवाल हो आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर पूछ सकते हैं और आस्क डॉक्टर आरवी शो देखते रहिए। आपका सवाल भी, अगर आपका जेन्युइन सवाल है तो जरूर आस्क डॉक्टर आरवी शो में पूछा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर आरवी शो। थैंक यू। आस्क डॉक्टर आरवी शो। थैंक यू।